हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, इस समय जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आप लोगों को पता है कि हमारा जो है यूपी टीजीटी पीजीटी और आपके साथ में यूजीसी नेट के जो सिलेबस है टेक्सटाइल का, हम टेक्सटाइल का डिस्कस कर रहे थे। इसमें काफ़ी कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है, यानी आपके जो रेशो के बारे में हमारा डिस्कस चल रहा था। तो रेशो में हमने वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशो के बारे में बात कर ली है, चाहे आपका वो कपास हो, बीज से प्राप्त होने वाला, चाहे तने से प्राप्त होने वाला जूट हो, लीलन हो, हेम्प हो, रेमी हो, या आपका पत्ती से प्राप्त होने वाला सीसल पिन्ना हो, सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो वनस्पतिक जगत से हमें प्राप्त रेशे के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, पहला ऑप्शन आपको वहाँ पे यूपी टीजीटी पीजीटी का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आपको ओके वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको टेक्सटाइल या कोई भी पेपर हो सभी के फ्री में आपको पूरे सिलेबस मिलने वाले हैं। ओके, तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारा रेशम यानी कि सिल्क, जो कि हमें किससे प्राप्त होता है। तो ये प्राणी से प्राप्त होने वाला रेशा है, ये प्राणी से प्राप्त होने वाला रेशा है, यानी कि प्राणी से। तो ये भी आपके किस में आता है, तो ये आता है आपके प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला। क्या? तो प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला ये आपका रेशा है, और ये प्राणी से प्राप्त हो रहा है। अब प्राणी से प्राप्त हो रहा है तो कोई वो घोड़ा हाथी से नहीं, तो ये किससे प्राप्त हो रहा है, तो ये आपका किससे प्राप्त हो रहा है, बॉम्बेक्स मोरी नामक एक कीट से, बॉम्बेक्स मोरी नामक एक कीट से प्राप्त होता है। ओके, किससे? तो बॉम्बेक्स मोरी नामक एक कीट से प्राप्त होता है। अब ये प्राणी जगत है, तो हम सबको पता है कि प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले रेशे कैसे होते हैं, तो वो हमारे होते हैं प्रोटीन जन। कैसे होते हैं? तो इसमें प्रोटीन पाया जाता है। जैसे कि हम लोग वनस्पतिक जगत में जब रेशे पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जितने वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे थे उसमें सेलुलोज पाया जाता था। उसी तरीके से आपके अगर हम वनस्पतिक प्राणी जगत की बात करेंगे तो जितने प्राणी जगत से, आपके प्राणी जगत से कौन कौन से रेशे मिलते हैं, तो आपको हम सबको पता है कि ये दो होते हैं। एक आपका क्या होता है, एक आपका सिल्क हो जाएगा, दूसरा आपका ऊन हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? दूसरा ऊन हो जाएगा। तो दो ये हमें प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं। हम लोग आज सिल्क के बारे में जान रहे हैं। तो ये प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला है, यानी प्राणी जगत में प्राणी से प्राप्त हो रहा है। वो प्राणी कोई हाथी घोड़ा या कोई प्राणी नहीं है, वो बल्कि एक कीट होता है। उस कीट का नाम होता क्या है? बॉम्बेक्स मोरी। ये आपके पेपर में पूछा जाता है कि रेशम के कीट को क्या कहते हैं, तो बॉम्बेक्स मोरी के नाम से जाना जाता है। अब ये कीट जो है बॉम्बेक्स मोरी जो है, ये दो तरीके से, एक जंगल में भी पाया जाता है। क्या होता है? तो एक जंगल में भी पाया जाता है, और एक क्या किया जाता है, इसको उत्पादित किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। और ये खाता क्या है? तो ये सहतूत की पत्ती को खाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मलबरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, मलबरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे मलबरी कहते हैं सहतूत की पत्ती को। तो इसी की पत्ती को खा के क्या करता है, बॉम्बेक्स मोरी कीट का और रेशम का उत्पादन करता है। ठीक है, और अगर इसके जीवन चक्र की बात कर लें कि जो ये आपका बॉम्बेक्स मोरी होता है या कीट का जो होता है, इसकी अवधि कितनी होती है, कितने दिन में ये इससे रेशे तैयार हो जाते हैं, तो 2 से 3 माह लगता है इसके रेशे को बनने में या इसके उत्पादन में। यानी अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्ष में 3 बार होता है। कितना? तो वर्ष में 3 बार इसकी खेती की जाती है। ठीक है, वर्ष में 3 बार इसका उत्पादन किया जाता है आपके रेशम का। तो ये एक छोटा सा हो गया। अब अगर हम लोग इसके इतिहास के बारे में बात कर लें, जैसे कि हम लोग क्या करते थे, जो है कपास के इतिहास को पढ़ा है, लिलन के इतिहास को देखा है, उसी तरीके से हम लोग रेशम के इतिहास को भी देखेंगे। तो रेशम के अगर हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, रेशम के इतिहास की बात करते हैं, तो इसका इतिहास आज का नहीं है, इसका इतिहास है 2500
वर्ष पूर्व का, कितना, तो 2500 वर्ष पुराना इसका इतिहास माना जाता है। और इसके इतिहास, अगर इसके जन्मदाता की बात कर लेते हैं, किसके, तो जन्मदाता की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन है, तो ये चीन है। अब चीन देखिए, इसके इतिहास जैसे कपास का जो है सबसे प्रथम देश या जन्मदाता कौन था, भारत था। उसी तरीके से चीन का रेशम का जन्मदाता कौन है, चीन है। अब चीन में आपको पता है कि एक क्या था, राजकुमारी थी, एक राजकुमारी थी। वो क्या कर रही थी, राजकुमारी का नाम क्या था, तो इनका नाम था सी लिंग, ठीक है, सी लिंग ची। क्या नाम था, तो सी लिंग ची नाम की एक राजकुमारी थी, जो कि अपने बाग में शाम के समय चाय पीते समय टहल रही थी। और उनके चाय में क्या हुआ, एक कोकून गिर गया। क्या गिरा था, तो एक कोकून गिरा था। ओके, एक कोकून गिर गया था। और जब उस कोकून को उन्होंने निकालने की कोशिश की तो चाय गर्म था। चाय गर्म होने के कारण वो उसमें घुल गया। और जब वो कोकून को निकालने की कोशिश की तो उसमें से रेशा निकला। तो जो वो रेशा था बहुत ही चमकदार था, बहुत ही मजबूत था। ये रेशे मजबूत भी होते हैं और बहुत चमकदार होते हैं किसके, रेशम के। तो उन्होंने क्या किया, उस जो वो था उससे जो रेशे निकले उससे उन्होंने एक रिबन तैयार किया और अपने सम्राट को उन्होंने भेंट कर दिया। यहीं से आपका क्या हो गया कि रेशम के उत्पादन की कला चीन ने सीखी। तो चीन के लोग क्या थे, इस कला को सीख तो लिया, लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत जो है बाहर के लोगों को नहीं बताया। लेकिन समय समय पे कोई ऐसे समय आती थी तो बाहर के जो सम्राट होते थे, राजा होते थे, उन्हें क्या करते थे, इसके बने वस्त्र को उन्हें भेंट करते थे। तो जब वो लोग उसको देखते थे, यानी जो वो वस्त्र चीन वाले उसे भेंट करते थे, तो जब उसको देखते थे तो उन लोगों के मन में भी उसको जानने के लिए वो भी उत्साहित होते थे कि ये कैसे बनाए। लेकिन चीन वाले इसे नहीं बताते थे, ठीक है। तो कुछ दिन बाद ऐसे ऐसे चलते गया। कुछ दिन बाद एक क्या हुआ, दो भिक्षुक जो है चीन गए और वो चीन से जब वापस लौट रहे थे, जो वो प्रवासी थे, भिक्षुक थे, जब वापस लौट रहे थे तो उनकी खोखड़ी जो, यानी जो छड़ी थी, उसमें जो खोखला होता है उसमें कीट के, जो रेशम के कीट होते हैं उनको छुपा के दो कीड़ों को लाने में वो लोग सफल हुए। और तब से ये क्या हुआ, यूरोप में सबसे पहले, फिर जापान में, इस तरीके से पूरे विश्व में इसके कला को लोग जान गए। ओके, तो इस तरह से इसके इतिहास को माना जाता है, ठीक। तो ये इसका एक छोटा सा इतिहास होता है। अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, उत्पादन कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है चीन करता है। पहले स्थान पे चीन है और दूसरे स्थान पे अगर हम लोग बात करते हैं तो वो भारत है। आपके बुक में क्या है, आपके बुक में वो पुराना डाटा है, बहुत पुरानी बुक है, तो पहले भारत चौथे स्थान पे था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब हम लोग देखेंगे तो भारत हमारा कौन से स्थान पे है, तो ये जो है टॉप 2 पर है। किस पे है, तो आप बताएंगे कि टॉप 2 पे है हमारा भारत, यानी कि दूसरे स्थान पे भारत आ गया है। अब किसमें, तो सिल्क उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। अगर आप लोगों से यहीं पे पूछा जाए कि कपास उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो पहले चीन था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में भारत कपास उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ये याद रखिएगा, प्रेजेंट टाइम का डाटा याद रखिएगा, क्योंकि जो बुक में है वो पुराने डाटे होते हैं। क्या होते हैं, जो बुक में है वो पुराने डाटे होते हैं, तो प्रेजेंट टाइम का डाटा आप लोग याद रखिएगा। अगर यहीं पे आप लोगों से पूछा जाए कि उपभोक्ता की बात की जाए, क्या किया जाए कि उपभोक्ता का मतलब समझ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा उपभोग करने वाला कौन होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज कौन कर रहा है। उपभोक्ता मतलब कि सबसे ज़्यादा आपका यूज कौन कर रहा है, तो आप क्या बताएंगे कि सबसे ज़्यादा उपभोक्ता अगर कोई करने वाला देश क्या है, भारत है। सबसे ज़्यादा यूज इसका कहाँ पे हो रहा है, भारत में रेशम का यूज सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा यूज जो है भारत में हो रहा है। अगर हम लोग बात करें कि भारत में कौन कौन सा राज्य जो है सिल्क उत्पादन करता है, तो आप लोग बताएंगे कि आपका क्या हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया
और आपका मैसूर हो गया। ये सारे देश क्या हैं, ये कपास उत्पादन में क्या कर रहे हैं, मैसूर है, ठीक, ये सब कपास उत्पादन करते हैं। और सबसे कौन सा राज्य सबसे प्रथम स्थान पे है, तो कर्नाटक जो है भारत का, ठीक है, आप लोग क्या बताएंगे, भारत का कर्नाटक जो है, राज्य की बात यहाँ पे हो रही है, तो राज्य जो है कर्नाटक क्या है, सबसे ज़्यादा जो है सिल्क का उत्पादन करता है, सबसे ज़्यादा सिल्क का उत्पादन कर्नाटक करता है। ओके, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। कौन करता है सबसे ज़्यादा सिल्क का उत्पादन, कौन कर रहा है, आपका कर्नाटक कर रहा है, ठीक। यहाँ पे जन्मदाता की बात की गई है, सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका चीन कर रहा है। देश की बात होगी तो चीन करेगा। और आपकी अगर क्या होगा, अगर आपके क्या कहते हैं उपभोक्ता की बात होगी, किसकी, तो उपभोक्ता की जब बात होगी आपकी, ओके, उपभोक्ता की बात होगी तो सबसे ज़्यादा उपभोक्ता वाला देश भारत है। भारत में कौन कौन से राज्य सिल्क उत्पादन करते हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मैसूर, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गए, ये सारे राज्य जो हैं क्या करते हैं, सिल्क का उत्पादन करते हैं। और उपभोक्ता के रूप में भारत है। और अगर भारत में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो कर्नाटक करता है। क्या करता है, कर्नाटक करता है। आप लोगों ने देखा होगा जो है गुजरात की जो है क्या है, गुजरात की बनी पटोला होती है, ठीक, आप लोग इसके पटोला साड़ी के बारे में जानते होंगे, बहुत विश्व प्रसिद्ध है आप लोगों का। एक हिसाब से देखा जाए तो गुजरात का बना पटोला साड़ी जो होता है सिल्क का ही होता है। और सिल्क की देखिए बहुत अच्छी अच्छी टाइयाँ जो होती हैं, आप लोग ऐसे जनरली देखिए कि जो टाइयाँ होती हैं, अच्छी क्वालिटी की आप टाई लेंगे तो जो टाई होती है वो भी सिल्क के बने हुए होते हैं। क्या होते हैं, सिल्क के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या कि इतिहास हो गई किसके बारे में, तो ये इतिहास हो गई किसके बारे में, आपके सिल्क के बारे में। ये कितने वर्ष पुराना है, तो ये 2500 वर्ष पुराना इतिहास है। इसका जन्मदाता चीन है। चीन की जो रानी थी सी चिरिंग, ठीक, क्या थी, सी लिंग ची, इनको क्या कहा जाता है, तो इन्हें ही क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है रेशम की देवी, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है, तो इसे इन्हें ही रेशम की देवी भी कहा जाता है। ये बात भी आप लोग जान लीजिएगा कि रेशम की देवी किसे कहा जाता है, तो सी लिंग ची को रेशम की देवी के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को पता है कि रेशम को ही क्या कहते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग और बातें करते हैं। देखिए जितनी पॉइंट हम आप लोगों को बता रहे हैं एकदम टू द पॉइंट आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, जितने पॉइंट यहाँ इंट्रोडक्शन में आज मैं बताऊंगी, और ये सारे पॉइंट आपके जो है पेपर ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या बात करेंगे कि रेशम को किन किन नामों से जाना जाता है। तो रेशम को सबसे पहले क्या कहा जाता है, तो रेशम को राजसी वस्त्र के नाम से जाना जाता है। किसके, तो राजसी, एक सेकंड, ठीक है, राजसी वस्त्र के नाम से भी रेशम को जाना जाता है। और रेशम को ही क्या कहा जाता है, वस्त्रों की देवी कहा जाता है। देखिए रेशम की देवी आपकी सी लिंग ची थी, लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि फाइबर ऑफ क्वीन को किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगी, वो क्या होता है, इसे वस्त्रों की रानी रेशम को कहा जाता है। वस्त्रों की रानी, वस्त्रों की रानी किसे कहते हैं, रेशम को कहते हैं। अगर आप लोगों से क्वीन ऑफ जो है फाइबर के नाम से पूछा जाए तो आप क्या बताएंगी, रेशम होता है। और अगर आप लोगों से जो है किंग ऑफ फाइबर पूछा जाए तो आप किसे बताएंगी, कपास। यानी कि अगर वस्त्रों का राजा किसे कहा जाता है तो आप क्या बताएंगी, वस्त्रों का राजा जो है कपास को कहते हैं। और वस्त्रों की रानी किसे कहते हैं, रेशम को कहते हैं। लेकिन रेशम की देवी किसे कहते हैं, तो सी लिंग ची को कहते हैं। ओके, इतनी बात जान गए होंगे। इसे राजसी वस्त्र कहते हैं। राजसी वस्त्र क्यों कहते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले इसे राजा महाराजा ही पहना करते थे, क्योंकि बहुत महंगे हुआ करते थे। तब उस समय इसकी कला बहुत ज़्यादा वो नहीं थी, इसके वैज्ञानिक ढंग से बनाने की जो कला थी। ये अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहले वैज्ञानिक ढंग से इसे किस देश ने बनाया, ठीक है, एक पॉइंट आप लोग इसको भी जान लीजिए कि अगर आधुनिक, ठीक है, क्या करेंगे, अगर आधुनिक युग में सर्वप्रथम, ठीक है, वैज्ञानिक ढंग से
वैज्ञानिक ढंग से इसे उत्पादन करने का श्रेय किसे जाता है, तो आप किसे बताएंगे, तो इसे जापान को जाता है। किसे? जापान को जाता है। ये बात आप लोग याद करिए, रखिएगा कि अगर इसे वैज्ञानिक ढंग से उत्पादन करने का श्रेय किससे जाता है, तो वैज्ञानिक ढंग से उत्पादन करने का श्रेय किसे जाता है, जापान को जाता है। सर्वप्रथम इन्होंने ही वैज्ञानिक ढंग से इसे उत्पादन करने का शुरुआत किया था। लास्ट में वीडियो के मैं छोटा सा क्लिप डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। उससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा किस तरीके से रेशम के कीड़े होते हैं, कोकून क्या होता है, किस तरीके से इसके रेशे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये इतनी सी बात हो गई। इसे राजसी वस्त्र भी कहते हैं। अगर इसे और भी किन किन नामों से जाना जाता है, तो रेशम को क्या कहते हैं, तो रेशम को विलासिता का भी स्वरूप माना जाता है। विलासिता का प्रतीक क्यों माना जाता है, क्योंकि उस समय सिर्फ जो राजा महाराजा होते थे वही पहना करते थे इसे, तो इसलिए इसे क्या, तो विलासिता ओके, विलासिता हो गया, मनोहरता हो गया। मनोहरता क्यों हो गया, क्योंकि ये बहुत ही मनमोहक था, बहुत अच्छा था। मनोहरता हो गया आपका। साथ ही विशिष्टता यानी कि स्पेशल दिखाता था। कोई अगर इसका वस्त्र पहने होता था तो वो बहुत ही विशिष्ट होता था या बहुत स्पेशल माना जाता था। ठीक है, इसे आराम का भी प्रतीक माना जाता है। किसका, तो आराम का भी प्रतीक, ये आराम का भी प्रतीक माना जाता है। ठीक, हमने यहाँ पे आपको क्या क्या बताया, रेशम की देवी किसे, रेशम के जो है वस्त्रों की रानी किसे कहते हैं, रेशम को कहते हैं। राजसी वस्त्र किसे कहते हैं, तो रेशम को कहते हैं। इसे किसका किसका प्रतीक माना जाता है, तो विलासिता का हो गया, मनोहरता का हो गया, विशिष्टता यानी स्पेशल हो गया, आराम का प्रतीक माना जाता है। आधुनिक युग में वैज्ञानिक ढंग से इसे सबसे पहले किस देश ने उत्पादन किया, तो वो आपका जापान हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। ठीक, अभी ये इतनी बात होगी। उसके बाद हमने आप लोगों से एक डिस्कस किया था कि इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, ये प्रोटीन जन होता है। तो वो प्रोटीन कौन सा होता है, जो रेशम में पाया जाता है, और इसमें एक गोंद भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक गोंद भी पाया जाता है। तो वो गोंद कौन सा होता है, तो इसमें फाइब्रिन। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, फाइब्रिन नामक गोंद पाया जाता है। तो ये फाइबर है, तो फाइब्रिन नामक गोंद पाया जाता है। आराम से इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। और इसमें सेरेसिन नामक एक गोंद पाया जाता है, जो गोंद छूटने के बाद ही जब उनके चाय में वो गिरा था तो गर्म था। गर्म होने के कारण आप लोगों को पता है गोंद को अगर जब वो गर्म होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। जो वो गर्म हो गया तो उसके गोंद पिघल गए और रेशे सारे अलग हो गए। तो इसी ये जो सेरेसिन नामक गोंद होती है, इसी से रेशे कोकून पे आपस में चिपके रहते हैं। ओके, अच्छा, एक चीज़ बहुत जो है अच्छी चीज़ आप लोगों का एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया था, जो कि था आपका कि जो पालन किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, जो उत्पादन किया जाता है, किसका उत्पादन किया जाता है, रेशम के उत्पादन को, रेशम के उत्पादन को क्या कहते हैं, तो इसके उत्पादन को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी आपके पेपर ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पॉइंट एकदम आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पेपर में पूछे गए हैं कि जो है रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रिन नामक गोंद जो है प्रोटीन पाया जाता है। गोंद कौन सा होता है, सेरेसिन नामक होता है। और इसके उत्पादन के, रेशम के उत्पादन या खेती करने को क्या कहते हैं, तो सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही, जितने भी मैंने अभी तक आप लोगों को पॉइंट बताया है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोकून। अब हम लोग क्या देखेंगे, ये तो आपके इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा से हम लोग किसके बारे में देखेंगे, मैन्युफैक्चर नहीं, इसके स्टेज के बारे में देखेंगे। कौन से स्टेज होते हैं जिससे क्या बनता है, आपका रेशम के फाइबर बनते हैं। ठीक है, किसके बारे में देखना है, तो रेशम के बारे में देखेंगे। किसके, तो जो कीड़े से
यानी अंडे से कीड़े बनने का जो स्टेप होता है उसके बारे में देखेंगे। किसके, तो स्टेप के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका स्टेप क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि सबसे पहले अंडा, उसके बाद इसके 4 स्टेप आते हैं। क्या होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। पहले अंडा होता है, देन आपका क्या आता है, लार्वा आता है, फिर आपका क्या आता है, तो उसके बाद आपका प्यूपा आ जाता है, और देन आपका कीड़ा, लास्ट स्टेज जो होता है कीड़ा का हो जाता है। ठीक है, यानी कि एग हो गया आपका, एग हो गया आपका, उसके बाद आपका क्या हो गया, लार्वा हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, प्यूपा हो गया, और लास्ट में आपका क्या हो गया, मोथ हो गया। ओके, मोथ यानी कीड़ा हो गया। बताइए 4 अवस्था होती, अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। ओके, तो सबसे पहले हमें सेरीकल्चर के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही है, कीड़े की। तो जो ये कीड़े होते हैं यही अंडा देते हैं। ये लगभग कितने अंडे देते हैं, तो ये लगभग 300 अंडे देते हैं। अब ये जो अंडा होता है, अंडे से लार्वा निकलता है, लार्वा यानी कि कीड़े निकलते हैं, और ये जो कीड़े होते हैं ये शहतूत, ये क्या होते हैं, लगभग 3 दिन में कितने बढ़ जाते हैं, तो ये जो कीड़े होते हैं, ये लार्वा जो निकलता है, लार्वा बहुत तेजी से क्या करता है, शहतूत की पत्ती को, जिसे हम मलबरी के नाम से जानते हैं, शहतूत की पत्ती को बहुत तेजी से खाना शुरू करता है, और तेजी से खाकर ये कितने लंबे हो जाते हैं, तो लगभग ये 3.5 इंच जो है लंबे हो जाते हैं। तो ये जो 3.5 इंच लंबा कीड़ा होता है, ये लंबे कीड़े क्या होते हैं, तो इसे कैटरपिलर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, इसे कैटरपिलर कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। यानी ये युवावस्था में आ जाते हैं, और उसके बाद ये क्या करते हैं, जब ये पूरी तरह से, उसके बाद ये क्या करते हैं, पत्ती को खाना बंद कर देते हैं, और पत्ती को खाने के बाद खाना बंद कर देते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, प्यूपा अवस्था में आ जाते हैं। ये प्यूपा अवस्था में क्या करते हैं, ये प्यूपा अवस्था ही कोकून होती है, यानी कि ये क्या कर रही है, लार्वा, ये सारे इंच कैटरपिलर जो है, ये जो युवावस्था है, इसी में ये क्या करते हैं, पत्ती खाना बंद कर देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जो इनके नाक, इनके सिर के पास 2 ग्रंथि होती है। क्या होती है, 2 छिद्रनुमा ग्रंथ होती है, और फिर ये अपने सर को झकझोरना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कि एक ही तरह ऐसे बैठे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये चारों तरफ घूम घूम के अपने सर को झकझोरना शुरू करते हैं, और झकझोर कर क्या करते हैं, अपने आप को उस जो ग्रंथ से राल निकल रही है उसको चारों तरफ, अपने शरीर के चारों तरफ क्या करते हैं, ये मान लीजिए आपका मोथ है, और ये मोथ अपने सर को ऐसे झकझोरता है, और ये जो एक राल रूमा जो वो निकलता है 2 ग्रंथ से, ये क्या करते हैं, अपने चारों तरफ कितनी देर में, यानी 24 घंटे में, 24 घंटे में ये क्या करते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से इसके अंदर बंद कर लेते हैं। क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं। तो जो ये अवस्था होती है, यही आपकी प्यूपा की अवस्था होती है। और जो ये लपेटा हुआ आपको एक संरचना दिख रहा है, ठीक है, ये ही आपका क्या होता है, इसे ही कोकून के नाम से जानते हैं। यही अवस्था में क्या किया जाता है, रेशम का उत्पादन किया जाता है, या रेशम के जो रेशे होते हैं उन्हें प्राप्त किया जाता है। इसी अवस्था में इन्हें गर्म कर निकाल लिया जाता है। कीड़ा देखिए, जो अच्छे किस्म के होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी कोकून को मार दिया जा रहा है, सभी प्यूपा को मार दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। उसमें से कुछ जो है अच्छे जो प्रजाति के कीड़े होते हैं उनको बचा के रख लिया जाता है अगली फसल के लिए, यानी अगले उत्पादन के लिए, क्योंकि ये एक चक्र ही तो चल रहा है। क्या हो रहा है, एक चक्र ही तो चल रहा है। पहले कीड़े होंगे, फिर अंडा देंगे, फिर लार्वा बनेगा, फिर प्यूपा बनेगा, और प्यूपा की अवस्था में क्या कर लिया जाता है, इनसे रेशे बना लिए जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कोकून, यानी ये जो कोकून है आपका प्यूपा की अवस्था में, इसी अवस्था में हम लोग रेशम के रेशे को प्राप्त करते हैं, और कुछ कीड़े को रख लिया जाता है अगली फसल के लिए। तो ये इनके 4 स्टेप होते हैं, पहले अंडे, लार्वा और प्यूपा। ये 12 पेपर में पूछा गया, ये कोकून होता है। और ये जो 2 नली है, 2 नली से रेशे निकल रहे हैं, जो इसके ऊपर जो ये आपस में आके सट जा रहे हैं, और जब ये बाहर आते हैं तो बाहर के वातावरण में ये सूख जाते हैं, कड़े हो जाते हैं। ठीक है, और ये किससे हो रहे हैं, तो ये इस पे जो सेरेसिन नामक जो गोंद है उसी से ये आपस में चिपके रहते हैं। जब पानी में इसे गर्म किया जाता है तो यही आप क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। इन्हीं अवस्था में इसे मार दिया जाता है। ठीक है, इनका जीवन जो है
कितने दिन की होती है? ये क्या करते हैं, 10 दिन में पूरी तरह से सुस्त अवस्था में, इसमें अगर इसी 10 दिन की इनकी अवस्था होती है, 10 दिन ये सुस्त अवस्था में इसी कोकून में रहते हैं। अगर 10 दिन के अंदर इनको नहीं आपने किया तो 10 दिन बाद ये क्या हो जाते हैं, कीड़े बन जाते हैं। ये क्या हो गया आपके रेशम। ठीक, मैंने रेशम के बारे में आप लोगों को जितना बताया वो बिल्कुल टू द पॉइंट है। अगले जो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो मैन्युफैक्चरिंग आप जो है रेशम फाइबर के बारे में देखेंगे, उसका मैन्युफैक्चर किस तरीके से होता है, उसके स्टेप के बारे में भी देखेंगे। वो यूजीसी नेट में आप लोगों को अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। और ये पेपर तो आपके अभी इसमें सन 2021 में भी आया था, आप लोगों से ये स्टेप आप लोगों से पूछा गया था। ओके, तो ये आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। ये मैंने क्लिप को ऐड कर दिया है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए किस तरीके से इसकी खेती होती है। तो पहले ये सहतूत की पत्ती है, यानी कि मलबरी के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। सहतूत की पत्ती को ये जो लार्वा की अवस्था में होती है, उस अवस्था में इसको दिया जाता है। ये जो आपको सफ़ेद कलर के दिख रहे हैं ना, ये लार्वा है, अंडा नहीं। अंडे की अवस्था में इसको नहीं छुआ जाता। जब ये लार्वा बन जाते हैं तो इसको इस तरीके से डाल दिया जाता है। तो ये 3 दिन लगातार पत्तियों को खाते हैं। पत्तियों के खाने के बाद इनको इस तरीके से लाके इसमें डाल दिया जाता है। अब ये क्या करेंगे, अपने सर को झकझोरना शुरू करेंगे और उससे ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए जो दिख रहा है येलो कलर का, ये कोकून होता है। ओके, तो उसके बाद कोकून की अवस्था में इसको निकाल लिया जाता है। और जो अच्छे कीड़े होते हैं इस तरीके से देखिए, इसको गर्म करने से जो सेरेसिन नामक गोंद होता है वो निकल जाता है और इससे रेशे निकाल दिए जाते हैं। इसके रेशे लगभग हमने आप लोग को बताया है 2 से 2800 से 300 मीटर लंबे होते हैं, 30 100 मीटर लंबे होते हैं।